स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हमारे यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है स्टूडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डे के बारे में। आप देखिए कि 26 नवंबर का जो दिन है उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि 26 नवंबर 1949 के दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अडोप्ट किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स हैं उनके द्वारा। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के अगर कमेंसमेंट के बारे में बात करें स्टूडेंट्स, तो 2 मंथ आफ्टर द 26 नवंबर, जो 26 जनवरी का जो दिन है 1950 के दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कमेंसमेंट के अंदर में आया। इसी वजह से हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है हमारे कंट्री के अंदर। तो स्टूडेंट्स, इस कॉन्स्टिट्यूशनल डे के सेलिब्रेशन के समय हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनके द्वारा कहा गया कि इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है वो पीपल्स कोर्ट के रूप में एक्ट करता है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इंडियन सिटीजन्स के बारे में, तो इंडियन सिटीजन्स को जो बेसिकली जो पावर दिया गया है, जो यहाँ पे अधिकार दिए गए हैं, जो राइट्स दिए गए हैं, वो सभी कहाँ से प्रोवाइड किए गए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा उनको प्रोवाइड किया गया है। और उन राइट्स को, जो उन अधिकारों को यहाँ पे इंश्योर करने का, प्रोटेक्ट करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारे जुडिशल सिस्टम के पास में है। इंडिया के अंदर अगर हम बात करें कि इंडियन सिटीजन इज एम्पावर्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम के थ्रू एम्पावर्ड हैं, और उन राइट्स को इंश्योर करने का, चाहे वो इंडिविजुअल लिबर्टी का राइट हो, इंडिविजुअल फर्टिनिटी का राइट हो, उन सभी को इंश्योर करने का जो यहाँ पे जो काम है वो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, हमारे जुडिशल सिस्टम के थ्रू आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिएगा, आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर में यहाँ पे कोई भी केस है उसको फाइल कर सकते हो, अगर आपका फंडामेंटल राइट का वायलेशन है उसके थ्रू, या अपील के प्रोसेस के थ्रू आप फाइल कर सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पे जो सीजीआई सर हैं उनको लेटर भी लिख सकते हो, अगर आपके अगेंस्ट में कोई भी यहाँ पे मिस गवर्नेंस है या किस तरीके से कोई गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के द्वारा आपको ट्रीट किया गया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें, इंडियन जो कोर्ट्स हैं वो यहाँ पे एक्ट करते हैं एज ए एक्सटेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल जो गवर्नेंस है उसके एक्सटेंशन के रूप में यहाँ पे वर्क करेंगे। सीजीआई सर के द्वारा हमारा जो जुडिशल सिस्टम है उसको यहाँ पे मोर ट्रांसपेरेंट बनाने की रिगार्डिंग में जो स्टेटमेंट है वो भी दिया गया। आप देखिए कि प्रेजेंट समय में हमारा जो कोर्ट्स हैं उनके पोर्टल के ऊपर में जितने भी जजमेंट्स इनके द्वारा डिलीवर किए गए हैं उनका जो कॉपी है उसको अवेलेबल करवाया जाता है। इसके अलावा आप देखिए कि हमारा जो कोर्ट का जो पोर्टल है उसके ऊपर में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर भी जो कोर्ट का जजमेंट है वो वहाँ पे अपलोड किया जाता है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कोर्ट, इंडियन जो कोर्ट का जो सिस्टम है उसके बारे में, तो आप देखिए कि इन्हीं को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए नेशनल जुडिशियल जो डाटा ग्रिड है उसको अभी यहाँ पे कोर्ट के द्वारा बेसिकली अडोप्ट किया गया है, जिससे कि मोर ट्रांसपेरेंट वे में सभी जो इन्फॉर्मेशन है वो अपलोड की जा सके। नेक्स्ट, अगर हम बात करें स्टूडेंट, सिल्कियारा नाम की जो जगह है उत्तराखंड का जो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है उससे रिलेटेड, तो आप देखिए कि 15 डेज का समय हो चुका है। वहाँ पे जो वर्कर्स हैं वो ट्रैप हैं उस टनल के अंदर में, उनको रेस्क्यू ऑपरेशंस कंटिन्यूस रनिंग प्रोसेस के अंदर में है। आप देखिए कि रेस्क्यू करने के लिए जो मशीन्स हैं वो अलग अलग पार्ट्स के अंदर में, कंट्री के अंदर अलग अलग एरियाज़ के अंदर जहाँ पे अवेलेबल था, चाहे वो हैदराबाद का रीजन हो, चाहे वो राजमुंदरी का जो रीजन है वहाँ से ये मशीन्स है वो मंगवाई गई उस रीजन के अंदर में। और आप देखिए कि जो ड्रिलिंग प्रोसेस है वो कंटिन्यूस वहाँ पे वर्किंग है, अलग अलग सेक्टर्स के अंदर ड्रिलिंग किया गया है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे काफ़ी सारा आपको इस तरीके के जो पोस्ट हैं वो देखने के लिए मिलेंगे सोशल मीडिया के अंदर में, कि 15 डेज का समय हुआ, एक तरफ हम चंद्रयान मिशन है उसको अचीव किया है, और 15 डेज के अंदर में अभी तक उन वर्कर्स को यहाँ पे रेस्क्यू नहीं कर पाई। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे बेसिकली ये देखना कि वर्कर्स को रेस्क्यू करना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके साथ ही साथ उनको जिंदा यहाँ पे रेस्क्यू करना है। उनको यहाँ पे ऐसा नहीं है कि उनको रेस्क्यू करना है, उनका कोई बॉडी को रेस्क्यू करना हो। इसके अलावा आप देखिए कि उस प्रोसेस के अंदर में कोई भी डैमेज ना हो, उनका कोई भी कैजुअलिटी ना हो, इस वजह से काफ़ी केयरफुली वे में ये जो प्रोसेस है उसको किया जा रहा है, क्योंकि वो कम्प्लीटली अंडर यहाँ पे ट्रैप होने की रिगार्डिंग में। इसके अलावा अगर हम ट्रेड यूनियंस के बारे में बात करें, तो उनके द्वारा भी कंसर्न्स हैं वो रेज किए गए थे कि इन वर्कर्स को जब वहाँ पे वर्किंग प्रोसेस के अंदर अलाउ किया गया तो उस समय में जो एग्जिट गेट है उनको क्यों प्रिपेयर नहीं किया गया, क्योंकि टनल्स के अंदर में जब भी इस तरीके का जो एक्टिविटी है उसको कैरी आउट किया जाता है उस समय में एग्जिट गेट है उनको यहाँ पे बनाना होता है, जिससे कोई भी कैजुअलिटी हो तो उस समय में वहाँ से जो वर्कर्स हैं वो एग्जिट कर सकें। इसके अलावा ट्रेड यूनियंस के द्वारा जो ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसका बेसिकली जो कन्वेंशन है
सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशन के रिगार्डिंग में उसको भी रेटिफाई करने के रिगार्डिंग में जो डिमांड है वो की गई थी। आज एक एडिटोरियल है जिसके अंदर मेंशन किया गया है टीवी के रिगार्डिंग में, हमारा जो टेलीविजन जो न्यूज़ का जो सेक्टर है उसके रिगार्डिंग में, कि आप देखें कि काफ़ी दिनों तक इसका जो न्यूज़ है उसको कवर नहीं किया गया। बट अगर हम न्यूज़ सेक्टर के अंदर डाइवर्सिटी की बात करें, जब से इंटरनेट का जो पेनिट्रेशन है, इंटरनेट जब से यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, उसका जो पर पर्सन यहाँ पे अवेलेबिलिटी मोबाइल इंटरनेट के थ्रू, तो न्यूज़ के जो डिफरेंट सोर्सेज हैं वो यहाँ पे इमर्ज हुए हैं। इसके अंदर में टीवी सेक्टर के बारे में भी बात की गई कि स्टिल रूरल एरिया के अंदर जो टीवी है वो एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ का जो बेसिकली जो पर्सनस के द्वारा जो कंज्यूम की जाती है न्यूज़, उसके एक सोर्स के रूप में काम करता है। तो इसको डाइवर्सिफाई करने के बारे में बात की गई। हमारी जो इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के द्वारा जो गाइडलाइंस हैं उनको भी इश्यू किया गया है। उसके बारे में बताया गया है कि गाइडलाइंस यहाँ पे सेंसिटिव मैटर के अंदर में जो टीआरपी गेन करने के रिगार्डिंग में काफ़ी सारी जो न्यूज़ है वो ना चलाई जाएं। तो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव मैटर है, जल्दी उनको यहाँ से रेस्क्यू किया जाएगा। इससे पहले भी इंडिया के अंदर में काफ़ी सारे ऐसे ऑपरेशन है जिनमें सक्सेसफुली वे में रेस्क्यू किया गया है वर्कर्स को। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स चाइना के पर्सपेक्टिव से है, यहाँ पे स्टूडेंट्स एक और इन्फॉर्मेशन ये होनी चाहिए आपको कि हमारा जो चार धाम यहाँ पे चार धाम का जो प्रोजेक्ट है उसको डेवलप करना था उत्तराखंड के अंदर में। तो ये जो उत्तरकाशी का जो रीजन है वहाँ पे यमुनोत्री नाम की जो जगह है उससे वो कनेक्ट करना था, जिस वजह से सिल्कियारा नाम की जगह पे जो टनल है उसको बनाया जा रहा था। नेक्स्ट अगर हम बात करें चाइना का जो नॉर्दर्न पार्ट है, वहाँ पे आप देखिए कि काफ़ी सारा एक रेस्पिरेटरी जो इलनेस है उसके केसेज हैं वो इमर्ज हुए हैं। तो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जो डायरेक्शंस है वो इशू कर दिए गए हैं स्टेट गवर्नमेंट को, लोकल लेवल पे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसका जो सर्विलेंस है वो किया जाएगा। क्योंकि आप देखिए कि इसी तरीके से जो कोविड-19 है इसी तरीके से वहाँ पे इमर्ज हुआ था दिसंबर और नवंबर के मंथ के समय। जो इंडियन न्यूज़पेपर्स हैं, क्योंकि वहाँ से जो न्यूज़ है वो भी बाहर रिलीज नहीं होती है, और आप देखिए कि न्यूज़पेपर्स के अंदर एक ऐसा छोटा सा इन्फॉर्मेशन मेंशन हुआ करता था उस समय में 2019 के समय कि चाइना के अंदर कोई यहाँ पे एक जो केसेज हैं वो इमर्ज हुए हैं, काफ़ी सारे जो लोग हैं वो यहाँ पे बेसिकली कफ और इस तरीके का जो कोल्ड है उसके केसेस बताए गए थे। बाद में आप देखें कि जनवरी 31 को इंडिया के अंदर फर्स्ट केस आता है, WHO के द्वारा भी उसको ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग में शुरुआत में मना किया गया था। तो ऐसे ही एक सीरियस केसेज हैं वो यहाँ पे इमर्ज हुए हैं, उसके बारे में जो डायरेक्शन है वो इश्यू किए गए हैं कि आप कंटिन्यूसली जो ब्लॉक वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे सर्विलेंस प्रोसेस है उसको कीजिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें 26/11 के बारे में है स्टूडेंट, 26/11 में 2008 में इंसिडेंट हुआ। तो जो हमारे हीरोज़ हैं जिनके द्वारा अपनी जो लाइफ है उसको लेट डाउन किया गया, हमको प्रोटेक्ट करते हुए, हमारी जो होमलैंड है उसको प्रोटेक्ट करते हुए, उन्हीं को यहाँ पे याद किया गया है, रिमेंबर किया गया है। 26 के जो विक्टिम्स हैं, जो पुलिस फोर्स के जो ऑफिसर्स थे, हमारे जो डिफेंस फोर्सेज के जो ऑफिसर्स थे, उन सभी को याद किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में है, आप देखें कि मतवा नाम का एक कम्युनिटी है, उनको एड्रेस करते हुए हमारे जो स्टेट मिनिस्टर हैं होम के रिगार्डिंग में, तो मतवा जो कम्युनिटी है उसको यहाँ पे एड्रेस करते हुए उनके द्वारा कहा गया कि जल्दी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लाया जाएगा। अभी मतवा कम्युनिटी कौन है स्टूडेंट्स? ये बांग्लादेश के अंदर में पाए जाते थे, एक डिफरेंट सेक्ट है मतवा, जो महासंघ के रूप से भी इसको हम जानते हैं। आप देखें कि ये लोग वहाँ से बांग्लादेश से माइग्रेट किए हैं, बांग्लादेश से बंगाल के अंदर में माइग्रेट किए हैं। तो उन्हीं लोगों को यहाँ पे एड्रेस करते हुए कहा गया था कि जो रूल्स हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के उनको जल्द ही फ्रेम कर लिया जाएगा मार्च के समय तक। अब ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या है? सबसे पहले आपको ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो बाहर से आने वाले जो कंट्रीज हैं, बाहर के जो हमारे 3 नाइबर कंट्री हैं, 3 कौन कौन से नाइबर कंट्री हैं? एक तो हमारा अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के अलावा देखिए कि पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के अलावा जो बांग्लादेश है। इन तीनों कंट्रीज से अदर देन द मुस्लिम कम्युनिटी के रिगार्डिंग में, अदर देन द मुस्लिम कम्युनिटी जो भी पर्सन्स इंडिया के अंदर विजिट किए हैं, उन सभी को यहाँ पे जो सिटीजनशिप है वो दे दी जाएगी। इसका जो कट ऑफ डेट भी है स्टूडेंट, सिटीजनशिप इस तरीके से नहीं कि वो पर्सन 2020 के समय इंडिया में आए और उनको सिटीजनशिप दे दिया गया। इसका कट ऑफ डेट है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि 2014 से पहले है या 2015 से पहले है, जो इंडिया के अंदर आई हैं उनको यहाँ पे सिटीजनशिप है वो दे दी जाएगी इंडिया में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट सिटीजनशिप के पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल जो 5 है, 5 to 11 है,
उसके अंदर में जो सिटीजनशिप है उसको मेंशन किया गया है। सिटीजनशिप को जो गेन करने के जो तरीके हैं उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। बाय बर्थ है, रजिस्ट्रेशन है, एक्वायर कोई टेरिटरी को अगर यहाँ पे एक्वायर किया जाता है, इसके अलावा नेचुरलाइजेशन है, और अगर हम बात करें बाय डिसेंट के थ्रू भी जो सिटीजनशिप है उसको एक्वायर किया जा सकता है। सिटीजनशिप को अगर कोई भी सिटीजनशिप आपको लॉस्ट करना है तो उसके 3 तरीके हैं, रेनन्सिएशन है, टर्मिनेशन है और डेप्रीवेशन है। तो इस तरीके से आपको 3 जो तरीके हैं वो सिटीजनशिप छोड़ने के देखने के लिए मिलेंगे, और 3 तरीके हैं सिटीजनशिप को एक्वायर करने के रिगार्डिंग में, सिटीजनशिप को गेन करने के रिगार्डिंग में है। 5 to 11 है। 11 नंबर का आपको आर्टिकल पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पे पावर है, सॉरी पार्लियामेंट को यहाँ पे पावर है, पार्लियामेंट को पावर दी गई है सिटीजनशिप को डिफाइन करने के रिगार्डिंग में। तो उसी के रिगार्डिंग में आप देखिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया क्योंकि पार्लियामेंट को यहाँ पे पावर है। अब देखिए मणिपुर के जो सीएम है वो डिफरेंट टाइप के जो ग्रुप्स हैं उनसे यहाँ पे टॉक कर रहे हैं जिससे कि पीस है उसको इस्टेब्लिश किया जा सके। मई के मंथ के समय वहाँ पे वायलेंस है वो आउटब्रेक हुआ था, एक जो शेड्यूल ट्राइब का जो स्टेटस है उसी के रिगार्डिंग में, जो रिजर्वेशन का स्टेटस है उसके रिगार्डिंग में अलग अलग जो कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पे जो वायलेंस है वो एथनिक वायलेंस ब्रोक आउट हुआ मणिपुर के अंदर में। मणिपुर का जो लोकेशन है वो सभी के बारे में हमने डिस्कस किया है। वैली का एरिया है, वैली के अंदर 60% पॉपुलेशन देखने के लिए मिलेगी, हिली एरियाज़ के अंदर 40%। मैती जो कम्युनिटीज़ का जो पॉपुलेशन है वो वैली के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अभी वैली के एरिया के अंदर ही जो पीस प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग में जो टॉक्स हैं वो की गई हैं। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे LGBTQ का जो कम्युनिटीज़ हैं उनके द्वारा जो प्राइड मार्च है वो निकाला गया है। आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन इनका भी जो राइट्स है उनको इंश्योर करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट भी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट के रूप से भी हम जानते हैं। क्यों जानते हैं लिविंग डॉक्यूमेंट के रूप से? क्योंकि आप देखिए कि समय समय पे जो चीज़ें हैं उसके अंदर ऐड की जाती हैं, समय समय पे जो चीज़ है उसके अंदर ऐड की जाती हैं, जो भी डिमांड है उस समय का। अगर हम LGBT कम्युनिटी राइट्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करें तो आप देखिए कि हमारे यहाँ पे 2009 के समय में फर्स्ट टाइम ये केस है वो कहाँ पे आया था, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर में। जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसके अंदर में आया, जिस केस को हम जानते हैं नाज फाउंडेशन। नाज फाउंडेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्क करता है, तो उनका केस था। दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा जो LGBT कम्युनिटी है उनको यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया। यस, LGBT कम्युनिटीज हैं जिनमें इस तरीके का जो भी उनका यहाँ पे उनको यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया था नाज फाउंडेशन के केस के अंदर में। फिर आप देखें कि इसके रिगार्डिंग में एक केस है वो फाइल किया गया, सुरेश कुमार कौशल है, सुरेश कुमार कौशल हैं, उनकी रिगार्डिंग में जो केस है वो फाइल किया गया। तो सुरेश कुमार कौशल के अंदर जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा इसको रिजेक्ट कर दिया गया था, सुरेश कुमार कौशल वर्सेज नाज फाउंडेशन केस के अंदर में। फिर आप देखें कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर में डिफरेंट टाइप के जो जजमेंट्स हैं उनको डिलीवर किया गया, चाहे वो थर्ड जेंडर को यहाँ पे रिकॉग्नाइज करना हो, चाहे राइट टू प्राइवेसी है उसको रिकॉग्नाइज करना हो, जो KS पुट्टास्वामी केस है। फिर उसके बाद में 2018 के समय में नवतेज सिंह जौहर का जो केस है वो सामने आया। नवतेज सिंह जौहर के नवतेज सिंह जौहर के अंदर में LGBT कम्युनिटी को यहाँ पे जौहर के केस के अंदर LGBT कम्युनिटी को यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया। अब देखिए कि बेसिकली अभी डिमांड इनका ये था कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसके अंदर में इनका जो मैरिज है उसको रिकॉग्नाइज किया जाए। उसके अंदर इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, कोर्ट के द्वारा इसको रिजेक्ट कर दिया गया और उसमें बोल दिया गया कि पार्लियामेंट को, जो पार्लियामेंट है उसको स्पेशल पावर है यहाँ पे कानून बनाने का, सुप्रीम कोर्ट को पावर नहीं है, कोर्ट को यहाँ पे पावर नहीं है। तो उन्हीं का प्राइड मार्च था, उनसे रिलेटेड जो डेवलपमेंट है उसको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें हरियाणा के बारे में है, आप देखें कि आर्टिकल 19 के अंदर में आर्टिकल 16 के अंदर में वैसे यहाँ पे जो रिजर्वेशन है उसका राइट की बात की गई है। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो रिजर्वेशन है उसके बारे में बात की गई है, जिसके थ्रू यहाँ पे रेजिडेंस एक एक्सेप्शन है इसका, रेजिडेंस के परस्पेक्टिव से जो यहाँ पे बेसिकली रिजर्वेशन है वो प्रोवाइड किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारे ही कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 19 है उसके अंदर में आपको ट्रेड करने का, बिजनेस करने का यहाँ पे राइट है, ट्रेड और बिजनेस करने का जो राइट है वो दिया गया है। आप देखें कि जब हरियाणा की गवर्नमेंट के द्वारा जजमेंट लाया गया कि 70% के आसपास जो हरियाणवी पीपल्स यहाँ पे इंगेज होंगे इस यहाँ पे जॉब के अंदर में, प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी, तो वहाँ की जो बिजनेस कम्युनिटीज़ हैं उनके द्वारा कोर्ट के अंदर केस फाइल किया गया। चंडीगढ़ हाई कोर्ट, जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है, उनके द्वारा यहाँ पे उसको रिजेक्ट कर दिया गया।
आप देखिए उसी इंडस्ट्रियल कम्युनिटीज़ के यहाँ पे रिगार्डिंग में जो आर्टिकल है उसको मेंशन किया गया है कि उनकी राइट्स हैं वो सही हैं। ऑल ओवर इंडिया में इस तरीके का जो प्रोसेस है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक अगर कंप्लीटली इंडिया के अंदर भी हम इस तरीके का जो एक्टिविटीज़ है उसको कैरी आउट करेंगे तो ऑल ओवर इंडिया का जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसको ये हार्म करेगा। अगर हम बात करें जो लेबर, जो चीप लेबर जो सप्लाई की जाती है कुछ स्टेट्स के थ्रू सप्लाई की जाती है, जिसके अंदर हरियाणा भी है, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश भी है, सॉरी इस जिसके अंदर बिहार है, उड़ीसा के अलावा आप देखिए झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश है, ये सब रीजन्स है। वहाँ से जो लेबर है वो काफ़ी सारा माइग्रेट करती है हर एक स्टेट के अंदर भी। कल हमने जो छठ पूजा है, जो इसी रीजन के अंदर सेलिब्रेट की जाती है, बिहार है, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल का जो रीजन है, तो छठ पूजा के बारे में सेलिब्रेट हमने रीड किया था कल संडे के न्यूज़पेपर में कि ऑल ओवर इंडिया है उस छठ पूजा को मनाया गया, चाहे वो केरल का रीजन हो, चाहे यहाँ पे गुजरात का रीजन हो, चाहे हरियाणा का रीजन हो, चाहे यहाँ पे जो तेलंगाना हैदराबाद का जो रीजन है वो हो, हर जगह छठ पूजा है उसको मनाया गया था। तो उसको शो करता है कि जो माइग्रेंट जो वर्कर्स हैं वो यहाँ पे कंप्लीट इंडिया में जो माइग्रेशन है वो हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, जो आयुष्मान भारत के थ्रू हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो बनाए गए थे, आयुष्मान भारत के थ्रू जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं जिनको बनाया गया हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, अब उनको यहाँ पे चेंज कर दिया जाएगा। उनको किस रूप में चेंज किया जाएगा? आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में उनका नाम चेंज किया गया है। तो उसी के रिगार्डिंग में आप देखिए कि यहाँ पे फिर से जो खर्चा है वो देखने के लिए मिलेगा। पर सेंटर बताया गया है कि 3000 के आसपास रुपए लगेंगे बोर्ड वोर्ड चेंज करने में, जो बोर्ड चेंज किए जाएंगे। तो इनका नाम चेंज किया गया है, नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर में ये कम्प्लीटली है, इसको रीब्रांडिंग करने का कोशिश किया गया है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में। अगर हम बात करें आयुष्मान भारत मिशन के बारे में तो उसका मेन मोटिव यही था कि जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है उसको रिड्यूस किया जा सके, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को ओपन किया जा सके और सभी तरीके का जो यहाँ पे इलनेस है उसको ट्रीट करने का कोशिश की जा सके आयुष्मान भारत मिशन के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, आयुष्मान भारत के जो भी प्रोविजन है उसके बारे में आप रीड करना, और 2022 का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसके अंदर आयुष्मान भारत जो डिजिटल जो मिशन लॉन्च किया गया था जिसमें डिजिटल आईडी भी है, हेल्थ आईडी दी जाएगी, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है वो पूछा गया था 2022 के समय। तो जब भी इस तरीके का कोई डेवलपमेंट हो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि प्रेजेंट समय में जो बारिश है वो देखने के लिए मिली है नॉर्दर्न इंडिया में। अगर आप हो तो प्रेजेंट समय में जो बारिश है वो हुई है, तो गुजरात का जो वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ से बारिश स्टार्ट हुआ, काफ़ी सारे लोगों का डेथ हुआ है। विंटर के समय में जब भी हम बारिश देखते हैं, उनको हम किसके रूप से जानते हैं? वेस्टर्न डिस्टरबेंस के रूप से। वेस्टर्न डिस्टरबेंस के रूप से आप देखिए कि इंडिया में ये जो विंटर के समय जो बारिश आती है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से होती है, प्रेजेंट समय भी वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से ही हो रही है। और आप देखिए कि इसके अंदर अगर हम बात करें तो आप मेडिटेरियन सी से, मेडिटेरियन का जो इलाका है, मेडिटेरियन जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वहाँ पे भी विंटर के समय ही बारिश देखने के लिए मिलती है। तो मेडिटेरियन सी से ये मॉइस्चर गेन करते हैं वेस्टर्न डिस्टरबेंस के जो क्लाउड्स हैं, और वहाँ पे जो मॉइस्चर गेन करने के बाद में इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, प्लेन्स का जो एरिया है वहाँ पे बारिश होती है। क्या ये जो वेस्टर्न पार्ट के अंदर, जो नॉर्दर्न पार्ट के अंदर जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से बारिश होती है, क्या वो फसल के लिए सही है? क्या वो विंटर का जो रबी क्रॉप है उसके लिए सही है? तो स्टूडेंट्स वो डिपेंड करता है कि फसल कौन सा सिचुएशन के अंदर है। अगर आप देखिए कि फसल जस्ट उसको उगाया गया है उसी समय में अगर यहाँ पे हैवी जो रेनफॉल है वो अगर वहाँ पे होती है, थंडर स्टॉर्म होता है, तो वो फसल को काफ़ी ज़्यादा डैमेज करेगा, क्रॉप को वहाँ पे। अगर यही बारिश आप देखिए कि 15 डेज या 20 डेज के बाद में अगर देखने के लिए मिलती है, चाहे दिसंबर हो, जनवरी हो या फरवरी के मंथ के समय में, वो वहाँ पे क्रॉप को काफ़ी ज़्यादा जो बेनिफिट है वो प्रोवाइड किया जाता है। नॉर्मल बारिश हमेशा बेनिफिट प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो डैमेजिंग है, जिस तरीके से साइक्लोनिक कंडीशंस डेवलप हों जिससे वो फसल को डैमेज करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें बांदीपुर के बारे में है, तो आपको बेसिक पता ये होना चाहिए कि बांदीपुर कहाँ पे सिचुएटेड है स्टूडेंट्स? कर्नाटका के अंदर में। कर्नाटका के अंदर में बांदीपुर सिचुएटेड है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो वहाँ पे एक टाइगर से रिलेटेड न्यूज़ है जो हमारे एग्जाम के पर्पज से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें गुरु नानक के बारे में है, तो गुरु नानक का जो जयंती है उसको सेलिब्रेट करते हैं प्रकाश पर्व के रूप में, उनका बर्थ एनिवर्सरी है।
नेक्स्ट आप देखिए कि बाबा नानक के बारे में अगर हम बात करें तो बाबा नानक का जब भी आप कोई पर्सनैलिटी के बारे में रीड करो तो उनका टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए। तो 1469 से लेकर 1539 का जो समय है इनका टाइम पीरियड है, बाबा नानक का ये टाइम पीरियड है। बाबा नानक का जो बर्थ है वो कहाँ पे हुआ था स्टूडेंट्स? ननकाना साहिब है तलवंडी के अंदर में। तलवंडी कहाँ है? तलवंडी प्रेजेंटली यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर है। ये तलवंडी नाम से आपको काफ़ी सारे एरियाज के अंदर इंडिया की काफ़ी सारी सिटीज़ के अंदर ये नाम है वो देखने के लिए मिलता है। जैसे अगर आप राजस्थान के कोटा गए हो तो वहाँ पे भी एक तलवंडी नाम की एक जगह है। तो स्टूडेंट्स इनका जो बर्थ है तलवंडी के अंदर हुआ था, जो प्रेजेंट समय में पाकिस्तान के अंदर है। बाद में ये जो सुल्तानपुर लोधी नाम की जो जगह है वहाँ पे ये माइग्रेट किए, वहीं पे इन्होंने जो फिलोसफिकल जो लर्निंग है जो सब इन्होंने सीखा था बाबा नानक के द्वारा। तो फिलोसफिकल जो लर्निंग है वो इनके द्वारा कहाँ पे सीखी गई? सुल्तानपुर लोधी। सुल्तानपुर लोधी हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है, ये कहाँ पे है? कपूरथला डिस्ट्रिक्ट है पंजाब के अंदर में, वहाँ पे सिचुएटेड है सुल्तानपुर लोधी। तो वहाँ पे इनके द्वारा जो ये नॉलेज है उसको गेन किया गया। उसके बाद में अगर हम बात करें इनके एनलाइटमेंट के बारे में, बाबा नानक को जो एनलाइटमेंट जो ज्ञान की जो प्राप्ति हुई, उस रिवर के बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। रिवर को बेसिकली काली बेन रिवर के रूप से हम जानते हैं। सुल्तानपुर लोधी के बारे में आप रीड करना, इसके बारे में ऑलरेडी भी हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है। तो काली बेन नाम की जो नदी है, काली बेन नाम की जो नदी है उसके अंदर इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, एनलाइटमेंट इनको अचीव हुआ। और आप देखें कि इसी कालीबेन रिवर को यहाँ पे क्लीन करने के रिगार्डिंग में इको बाबा के नाम से एक पर्सन में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इको बाबा के नाम से हम उनको जानते हैं। अब ये जो इको बाबा के नाम से जो पर्सन है उनको उनका ओरिजिनल नेम क्या है? बलबीर सिंह सच्चेवाल उनका नाम है, बलबीर सिंह सच्चेवाल उनका नाम है, जिनके द्वारा कालीबेन रिवर को दोबारा से क्लीन है वो किया गया था। ये काफ़ी ज़्यादा जो गंदी है वो हो चुकी थी, क्योंकि बाबा नानक को आप देखिए कि काफ़ी ज़्यादा सेक्रेड रिवर है। बाबा नानक को यहाँ से नॉलेज है, एनलाइटमेंट है, उसकी प्राप्ति हुई। अब बाबा नानक के बारे में अगर हम बात करें तो बाबा नानक के द्वारा जो निर्गुण भक्ति है उसको प्रमोट किया गया। वननेस ऑफ गॉड को ये बताया करते थे। कास्ट सिस्टम को ये यहाँ पे रिनंशिएट करने की बात की गई थी कि कास्ट सिस्टम नहीं है, सभी वन है, सभी लोग इक्वल हैं। इसी वजह से आप देखिए कि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको उस समय में जो प्रॉपर इक्वल जो ट्रीट है जो नहीं किया जा सकता, वो लोग यहाँ उस समय में उनके द्वारा जो सिखिज्म है उसको अडोप्ट किया गया। इसका आपको जो पंजाब के अंदर में देखने के लिए मिलता है, काफ़ी सारा आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि गुरुद्वाराज के अंदर भी कोई डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं है, सभी लोग इक्वल हैं, सभी लोग को वहाँ पे इक्वलिटी के रूप में ट्रीट किया जाता है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द बाबा नानक। अब बाबा नानक के जो लाइफ के जो लास्ट 18 ईयर्स हैं वो इन्होंने कहाँ पे इन्होंने बिताए हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आप देखें कि करतारपुर नाम का जो कॉरिडोर है, करतारपुर नाम का जो कॉरिडोर है वो डेवलप किया गया है उस एरिया के अंदर पाकिस्तान में। 18 किलोमीटर का जो 2 किलोमीटर के आसपास का वो एरिया है। लास्ट के 18 ईयर्स बाबा नानक के द्वारा वहाँ पे बिताए थे अपनी लाइफ के। और रावी नदी, जो रावी नदी है उसके ऊपर ये सिचुएटेड है करतारपुर कॉरिडोर। तो इंडिया और पाकिस्तान के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, इस करतारपुर कॉरिडोर को। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स अर्बन पोल्यूशन के बारे में है। आप देखिए कि हमारे जो अर्बन एरियाज हैं उसके अंदर में एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है वो कंटिन्यूस डिक्लाइनिंग सिचुएशन के अंदर है। एयर क्वालिटी का जो एयर का जो क्वालिटी है वो कंटिन्यूस डिक्लाइनिंग सिचुएशन के अंदर है। और मेजरली जो पोल्यूटेंट के रूप में जो काम करते हैं ये PM2.5 हैं। PM2.5 और PM10 एक मेजर पोल्यूटेंट के रूप में काम करते हैं हमारे एयर क्वालिटी के रिगार्डिंग में। अगर हम एयर क्वालिटी के बारे में बात करें तो हमारा जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, जो कंस्ट्रक्शन का जो एक्टिविटी है, वो PM2.5 और PM10 के ओरिजिन के रूप में काम करेंगे। हमारा जो ट्रांसपोर्ट का जो सेक्टर है, ट्रांसपोर्ट के अलावा आप देखिए कि हमारा यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन की जो एक्टिविटीज़ हैं वो PM2.5 और 10 के एक मेजर सोर्स के रूप में ये काम करते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के बारे में बात की गई है कि इलेक्ट्रिफिकेशन क्यों ज़रूरी है अर्बन पोल्यूशन को डील करने की रिगार्डिंग में। तो आप यहाँ पे देखिए कि अगर हम बात करें इंडिया के अंदर जो ट्रक का जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो ट्रक्स हैं, तो ये न्यूज़ पहले दिल्ली के अंदर चलाया जाता था कि सपोज कीजिए दिल्ली सिचुएटेड है, दिल्ली के अंदर जो हैवी ट्रैफिक है, जो ट्रक्स हैं जो गुड्स का यहाँ पे सप्लाई करते हैं, वो दिल्ली में 11 या 12 मिडनाइट के बाद में एंटर करते हैं और सुबह उनका जो एग्जिट का जो समय है वो हुआ करता था। बट आप देखिए कि उसके बाद में वेस्टर्न पेरीफेरी, ईस्टर्न पेरीफेरी जो यहाँ पे जो एक्सप्रेस वे हैं वो बनाए गए हैं जो दिल्ली के अंदर एंटर नहीं करते हैं उसके बाद से
जो गुड्स के जो सामान है वो यहाँ पे। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इंडिया के अंदर जो ट्रक्स हैं जिनके द्वारा गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो 9 लाख के आसपास जो ट्रक्स हैं हर साल इंडिया के अंदर एंटर करते हैं। हर साल इंडिया के अंदर रोड्स के ऊपर में वो यहाँ पे एंटर करेंगे। और ऑलरेडी अगर हम नंबर्स के बारे में बात करें तो 70 लाख के आसपास जो नंबर है, टोटल नंबर ऑफ ट्रक्स हैं, वो 9 लाख पर मंथ यहाँ पे एंटर करते हैं। यहाँ पे मोर नंबर्स क्यों एंटर करते हैं? इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। इसके अलावा आप देखिए कि काफ़ी सारा जो कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन का जो एक्टिविटीज़ हैं वो चल रही हैं प्रेजेंट समय में, तो उसकी वजह से आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि मोर नंबर ऑफ ट्रक्स यहाँ पे एंटर करेंगे। और 2070 या 50 तक अगर हम बात करें तो ये जो टोटल नंबर ऑफ ट्रक्स का जो संख्या है 1.7 करोड़ के आसपास होगा। 1.7 करोड़ के आसपास यहाँ पे इन ट्रक्स की जो संख्या है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर हम इन ट्रक्स के बारे में बात करें तो इनके द्वारा 2 ट्रिलियन जो टन्स ऑफ द गुड्स है उसको यहाँ पे फ्राइट को यहाँ पे सप्लाई किया जाता है। और इंडिया का जो 25% जो ऑयल इंपोर्ट किया जाता है वो इन ट्रक्स के द्वारा ही कंज्यूम कर लिया जाता है। तो क्यों ना इन ट्रक्स को यहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रीफाइड कर दिया जाए। इलेक्ट्रीफाइड जो ट्रक्स हैं उनको यूज़ किया जाए, क्योंकि प्रेजेंट समय में डीजल सिस्टम के ऊपर में वर्क करते हैं और इनका जो मोर पोल्यूशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो हमारा टोटल पोल्यूशन है रोड का, जो ट्रांसपोर्ट का जो सेक्टर है उसके रिलेटेड, तो उसका जो 90% जो पोल्यूशन है उन ट्रक्स के द्वारा ही किया जाता है। 90% जो पोल्यूशन है उन ट्रक्स के द्वारा ही किया जाता है। व्हीकुलर पोल्यूशन का जो एमिशन पोल्यूशन है उसका, तो क्यों ना इनको इलेक्ट्रीफाइड कर दिया जाए। तो इलेक्ट्रीफाइड करने के रिगार्डिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन के रिगार्डिंग में जो यहाँ पे लैक्यूनाज हैं, जो ड्रॉबैक हैं, उनके बारे में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिफिकेशन एक काम, एक इम्पोर्टेंट इसके बिहाइंड में एक रीजन है। क्या प्रॉपर इलेक्ट्रिफिकेशन ना होना, प्रॉपर चार्जिंग पॉइंट ना होना, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट ना होना एक रीजन है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि हमारा जो रेलवे सिस्टम है उसको हमने इलेक्ट्रीफाइड किया था, रेलवे को इलेक्ट्रीफाइड किया गया था, उनके द्वारा हमारा यहाँ पे जो गुड्स हैं उसको सप्लाई किया जाता है। पर रेलवे ओनली 20% ऑफ इंडिया का जो गुड्स हैं उसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, उसी को उनके द्वारा सप्लाई किया जाता है। यहाँ पे बेसिकली इनको इलेक्ट्रिफिकेशन करने की बात की गई है कि इनको ट्रक्स को इलेक्ट्रीफाइड किया जाए, जिससे गुड्स का जो सप्लाई है उसके अंदर में जो पोल्यूशन है वो यहाँ पे ना क्रिएट हो, एमिशन जो व्हीकुलर का एमिशन पोल्यूशन है वो, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो। इसके अलावा यहाँ पे कहा गया कि डेडिकेटेड जो ग्रीन फ्लाइट कॉरिडोर हैं उनको डेवलप किया जाए, चाहे वो छोटे ही स्ट्रेच के रूप में 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर का कोई स्ट्रेच के रूप में डेडिकेटेड ग्रीन फ्लाइट कॉरिडोर हैं उनको बनाया जाए, जिसके अंदर इलेक्ट्रीफाइड ट्रक्स हैं वो चलें, ऐसे ट्रक्स हैं वो चले जिनसे एमिशन है वो कम हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बारे में है, हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया है। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को बिहार की जो डिमांड है प्रेजेंट समय में, क्या है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस? 1969 के समय गाडगिल फार्मूला एक इस्टेब्लिशमेंट में आया था। गाडगिल फार्मूला, हमारे उस समय फाइनेंस कमीशन को हेड किया करते थे गाडगिल। गाडगिल मुखर्जी फार्मूला है, मुखर्जी जो फार्मूला है उसके थ्रू ये वर्क करता है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। क्यों यहाँ पे डिमांड की जाती है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की? आप देखिए कि सेंटर के द्वारा जो 90-10 का जो रेशियो है उसको अडोप्ट किया जाता है कोई भी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है उसके अंदर में। तो आप नॉर्मल स्टेट्स को कितना पैसा देना होता है? 60-40 यहाँ पे जो 40% जो मनी है यहाँ पे 10% देना होगा स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के अंदर में। तो यहाँ पे 1969 के अंदर बात की गई, बाद में यहाँ पे अलग अलग जो क्राइटेरिया हैं उनको शामिल किया गया, जैसे कि हिली टेरेन होनी चाहिए, कि आपका जो हिली टेरेन है वो हो उस स्टेट के अंदर में, तो उनको दिया जाएगा। लो पॉपुलेशन डेंसिटी हो, ट्राइबल्स का जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हो, तो लो पॉपुलेशन डेंसिटी हो। इसके अलावा ट्राइबल्स का जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्ट्रेटजिक लोकेशन होनी चाहिए, आपका जो लोकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटजिक है, इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ में आप एरिया शेयर करते हो, तो स्ट्रेटजिक लोकेशन होने की वजह से भी आपको दिया जा सकता है यहाँ पे क्या, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। फोर्थ अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका नॉन वायलेबल जो नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंस है, स्टेट का जो फाइनेंस है वो नॉन वायलेबल हो, और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस हो, स्टेट का जो फाइनेंस है वो नॉन वायलेबल हो, उन कंडीशंस के अंदर में आपको स्पेशल कैटेगरी का जो स्टेटस है वो दिया जा सकता है। बिहार के अंदर हिली टेरेन नहीं है, इसी वजह से यहाँ पे जो स्टेटस है उसके बारे में एक जो क्राइटेरिया वो फुलफिल नहीं करता है बिहार। नेक्स्ट अगर हम बात करें बिहार के अंदर में क्यों डिमांड की जाती है, आप देखिए कि इंडिया का सबसे पुअर स्टेटस है,
पुअर स्टेट है। 2013 में जो रघुराम राजन कमेटी बनाई गई थी 2013 में हमारे स्टेट्स के रिगार्डिंग में एक रघुराम राजन जो कमेटी है वो बनाई गई थी। उस कमेटी के द्वारा इसको लीस्ट डेवलपिंग स्टेट का जो स्टेटस है वो दिया गया था। लीस्ट डेवलपिंग स्टेट का जो स्टेटस है वो दिया गया था। पर कैपिटा जो इनकम है वो काफ़ी कम है, पुअर्टी काफ़ी ज़्यादा है, लिटरेसी रेट काफ़ी कम है बिहार के अंदर में। और आप देखिए कि जो माइग्रेंट क्राइसिस हैं ये सब आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा बिहार स्टेट के अंदर में। क्या रिसेंटली किसी स्टेट के द्वारा डिमांड की गई थी? आंध्र प्रदेश के द्वारा डिमांड की गई थी। स्टूडेंट्स, आंध्र प्रदेश के द्वारा डिमांड क्यों की गई थी? आप देखिए कि आंध्र प्रदेश का डिमांड ये था कि जब 2014-13 के अंदर में जब तेलंगाना को वहाँ पे बनाया गया, 2013 में जब तेलंगाना को वहाँ पे बनाया गया तो तेलंगाना के अंडर में जो यहाँ पे रेवेन्यू का जो सोर्स है हैदराबाद, वो तेलंगाना के अंदर जाने की वजह से आंध्र प्रदेश का जो डिमांड है वो देखने के लिए मिला था। प्रेजेंट समय में हमारा पहले जम्मू एंड कश्मीर हुआ करता था, वो यूनियन टेरिटरी है। आप देखिए कि हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के बाद में उत्तराखंड है, और उसके अलावा हमारे जो 8 नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उनको स्पेशल कैटेगरी का जो स्टेटस है वो दिया गया है। दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। गाडगिल मुखर्जी फॉर्मूला के थ्रू इनको जो दिया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के बारे में, द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा कहा गया, हमारी जो प्रेसिडेंट हैं, आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल डे के रूप में इनके द्वारा कहा गया है। ये कोर्ट के लिए विजिट किए थे, वहाँ पे इनके द्वारा कुछ इनोग्रेशन भी किया गया। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस है उसको अपॉइंट यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट में आई, उसके बारे में बात की गई। तो आप देखिए कि ऑल इंडिया सर्विस कहाँ पे डिफाइन की गई है? आर्टिकल 312 के अंदर में। क्या हमारा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस ये ऑल इंडिया सर्विस है या नहीं है? ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर में बताना। हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट सर हैं उनके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल डे के अंदर जो पार्लियामेंट का जो सुप्रीमेसी है उसके बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे आपका एक होमवर्क है, हमारा जो आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 50 है कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारा जो आर्टिकल 50 है वो कौन से ऐसे दो विंग हैं जिनको सेपरेट करता है? वैसे तो हमारा जो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है, ये तीनों यहाँ पे बेसिकली एक दूसरे के साथ में कोऑपरेशन के साथ में वर्क करते हैं। जुडिशरी के द्वारा इनका बेसिकली कभी कभी जो कुछ डिसीजंस है उनको एग्जामिन किया जाता है, कहीं कॉन्स्टिट्यूशन का आउटब्रेक तो नहीं हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन को इनवैलिडेट तो नहीं किया गया है। तो आर्टिकल 50 है वो कौन से दो विंग हैं? क्या जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को यहाँ पे जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करता है या लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करता है? ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, वहाँ पे पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के बारे में बात की गई है कि पार्लियामेंट को लॉ मेकिंग पावर है, दूसरे सेक्टर को उसकी डोमेन के अंदर इंटरवेन नहीं करना चाहिए। तो ये आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनके द्वारा कहा गया है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पे अटैक किया गया है, उसको डैमेज करने की कोशिश की गई है। तो आप देखिए कि इस तरीके के एलिगेशंस लगते हैं जब ये कोई पार्टी अपोजिशन में जाएगी। जो प्रेजेंट समय में पावर में है, जब वो अपोजिशन में जाएंगे उनके द्वारा भी इसी तरीके के जो स्टेटमेंट्स हैं वो दिए जाएंगे। हरदीप सिंह निज्जर जिनका यहाँ पे कनाडा के अंदर किलिंग हुआ था, तो इंडिया के जो एनवॉय हैं उनके द्वारा कहा गया है कि इंडिया का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये हमारे बेसिकली हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, इंडियन जो फॉरेन सर्विस है उसके हाईएस्ट ऑफिसर हैं फॉरेन सेक्रेटरी, तो उनके द्वारा यहाँ पे जो ईरान है उसके लिए विजिट करेंगे, उसके अंदर गाजा कन्फ्लिक्ट है उसके बारे में भी बात करेंगे। क्योंकि हमारे पीएम सर के द्वारा कहा गया है कि गाजा स्ट्रिप का जो भी डिस्कशन है, गाजा स्ट्रिप के रिगार्डिंग में जो भी डिस्कशन है उसका कोई भी स्पिल ओवर इफेक्ट है वो ना देखने के लिए मिले। मीन्स वो इफेक्ट है वो फैले ना, कोई दूसरे कंट्रीज के अंदर भी उसका जो डिस्कशन है उसके रिगार्डिंग में जो बैनिंग है वो ना की जाए, एक दूसरे के साथ में जो रिलेशंस है वो वहाँ पे कंप्लीटली सही हों। तो गाजा कन्फ्लिक्ट के बारे में डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि आप देखें कि जो रेड सी का जो एरिया है, रेड सी में इंडिया के लिए एक शिप आ रही थी, इंडिया के लिए एक बाउंड थी एक शिप। बेसिकली वो जो जापानीज जो पर्सन है, जापानीज कंपनी की रिगार्डिंग एक शिप था जिसको रेड सी के अंदर जो होती नाम के जो रिबेलियंस है, जो यमन के अंदर में जिनका डोमिनेशन देखने के लिए मिलता है और ईरान के द्वारा जिनको बैक किया गया है, उनके द्वारा उसको कैप्चर कर लिया गया उसी गाजा कन्फ्लिक्ट की वजह से। तो वहाँ उसके स्पिल ओवर इफेक्ट के बारे में बात की गई है पीएम सर के द्वारा। हमारे फॉरेन सेक्रेटरी वहाँ पे विजिट करेंगे। चाहाबार पोर्ट के बारे में, इंटरनेशनल नॉर्थ एंड साउथ कॉरिडोर के बारे में डिस्कस किया जाएगा वहाँ पे। चाहाबार पोर्ट क्या है स्टूडेंट? चाहाबार पोर्ट के थ्रू आप देखिए कि इंडिया को बेसिकली यहाँ पे सेंट्रल एशिया के जो कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान है, उसके अंदर अपना जो गुड्स का जो सप्लाई है उसके रिगार्डिंग में पावर है चाहाबार पोर्ट के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट आप देखिए पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है, पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है उसको हमने काउंटर करने के रिगार्डिंग में चाहाबार पोर्ट है उसको ओपन किया है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑनरेबल पीएम सर के बारे में है। पीएम सर जो वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट है उसके लिए विजिट करेंगे COP28 की मीटिंग के समय दुबई के अंदर में। तो आप देखिए कि COP20 UNFCCC का जो COP28 का जो मीटिंग है, COP28 का जो मीटिंग है वो कहाँ पे होगा, दुबई के अंदर में। और इसके अलावा देखिए कि 2 समिट पहले COP26 के अंदर जो पंचामृत का जो कॉन्सेप्ट है इंडिया के द्वारा दिया गया था, हमारा जो कार्बन न्यूट्रल का जो स्टेटस है वो कब हम अचीव करेंगे, 2017 के समय हम अचीव करेंगे कार्बन न्यूट्रलिटी का जो स्टेटस है। वर्ल्ड के द्वारा कब अचीव किया जाएगा, 2015 के समय, 50 के समय यहाँ पे टारगेट रखा गया है। इंडिया ने अपना जो टारगेट है 2070 रखा है। वर्ल्ड क्लाइमेटिक एक्शन समिट के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं, COP28 के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। क्लाइमेटिक एक्शन समिट्स के बारे में बात करेंगे कि नॉन फॉसिल फ्यूल्स के थ्रू कितना जो एनर्जी है उसको प्रोड्यूस करने का ज़रूरत है, कितना यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने का ज़रूरत है, उन सभी के बारे में। मिजोरम का जो यहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी का डोमिनेशन देखने के लिए मिलता है आपको वहाँ पे। तो क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ का जो प्रेयर है वो 3 दिसंबर के दिन ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और आप देखिए कि उसी वजह से काउंटिंग डे को चेंज करने की बात की गई है। अभी मिजोरम के अंदर इलेक्शंस हुए हैं, 5 स्टेट्स के अंदर इलेक्शंस हुए हैं जो इंडिया में। अभी तेलंगाना के अंदर वोटिंग का दिन बचा है, राजस्थान के अंदर हो चुका है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अंदर भी वोटिंग वहाँ पे हो चुकी है। तो उनका जो काउंटिंग है वो 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा, तो उसी वजह से उसको चेंज करने की बात की गई थी। गोरखा एक लीडर हैं जिनके द्वारा यहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की गई है, कांग्रेस को ज्वाइन किया गया है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि गोरखालैंड का जो रीजन है, गोरखालैंड जो टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन की जिसके हम द्वारा बात की जाती है आर्टिकल 244 के थ्रू, जो एक ऑटोनोमस रीजन के रूप में। तो आप देखिए कि ये आपको पता होना चाहिए, बंगाल का जो नॉर्दर्न साइड में जो एक्सटेंशन है उसी को हम गोरखालैंड के रूप से जान, सपोज कीजिए बंगाल है तो इस तरीके से जो नॉर्दर्न एक्सटेंशन है जहाँ पे आपको टी का जो प्लांटेशन है वो काफ़ी कुछ देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, मन की बात प्रोग्राम पीएम सर के द्वारा एड्रेस किया गया है, जिसके अंदर मुंबई टेरर अटैक के जो विक्टिम्स हैं, देखिए कि आप ये एक पर्सन है जिसके जो ग्रैंडफादर हैं उनके द्वारा इंडियंस को यहाँ पे थैंक किया गया था। ये पर्सन उस समय में 2 ईयर के ये चाइल्ड हुआ करते थे और इनका यहाँ पे पेरेंट्स दोनों का डेथ हुआ था मुंबई टेरर अटैक के समय में। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि यहाँ पे पीएम सर के द्वारा जो होमेज है वो पे किया गया है, चाहे विक्टिम्स हो चाहे हमारे जो डिफेंस फोर्सेज पुलिस फोर्सेज के जो ऑफिसर्स हैं उनको। इसके अलावा छाऊ डांस के बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किया है। छाऊ डांस जो बेसिकली कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, श्रीनगर के अंदर एक फंक्शन हुआ था उसके अंदर में इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। जो हंसा मेहता है हमारी वुमेन है, जो बेसिकली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसका वो पार्ट हुआ करती थी। हमारी टोटल कितनी वुमेन्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर में, 15 या 14 के आसपास हैं। उन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हंसा मेहता के बारे में भी डिस्कस किया है कि हंसा मेहता ने वुमेन्स को रिजर्वेशन देने की बात की गई थी। तो वुमेन रिजर्वेशन जो एक्ट है वो गवर्नमेंट के द्वारा पास किया गया था। तो आप देखिए वुमेन रिजर्वेशन एक्ट जिसमें वुमेन्स को जो यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाएगा पॉलिटिकल सीट्स के रिगार्डिंग में भी, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का हो या हमारा जनरल इलेक्शन के अंदर लोकसभा का हो। इसके अलावा तापी रिवर के बारे में बात किया गया है कि सूरत के अंदर तापी को क्लीन करने की रिगार्डिंग में काफ़ी सारे लोग हैं वो जो काम किए हैं उसको इन्होंने मेंशन किया मन की बात प्रोग्राम के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हलाल जो आइटम्स हैं उनके बारे में यूपी गवर्नमेंट के द्वारा उनको बैन किया गया है। तो उसी के रिगार्डिंग में 15 डेज का समय दिया गया है कि आप अपने जो इस तरीके के जो आइटम्स हैं उनको यहाँ पे रिमूव कीजिए। पल्सेज का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम हुआ है। पल्सेज का प्रोडक्शन काफ़ी कम होने की वजह से सप्लाई और डिमांड के अंदर मिसमैच होने की वजह से यहाँ पे पल्सेज, ऑयल सीड्स और इनके जो इन्फ्लेशन है वो इंक्रीज हो सकता है, ऐसा जो रिपोर्ट्स हैं उनके अंदर मेंशन किया गया। पल्सेज का जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इंडिया में कहाँ पे देखने के लिए मिलता है आपको, मध्य प्रदेश के अंदर में। आप देखिए कि मध्य प्रदेश पल्सेज का जो प्रोडक्शन है वो बुंदेलखंड रीजन के अंदर भी किया जा सकता है और महाराष्ट्र के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा किया जा सकता है। कि आप देखिए कि वाटर का जो इनके द्वारा डिमांड है वो काफ़ी कम देखने के लिए मिलती है और कम पानी के अंदर ही काफ़ी अच्छा जो प्रोडक्शन है वो किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में, तो फर्स्ट न्यूज़ यहाँ पे जो फर्स्ट न्यूज़ है स्टूडेंट्स, ग्रीक के एक आइलैंड के बारे में। वहाँ पे जो बोट है उसका डैमेज होने की वजह से, सिंक होने की वजह से काफ़ी कुछ जो वहाँ पे डैमेज हुआ है। अगर हम बात करें इस आइलैंड के बारे में, तो आइलैंड बेसिकली यहाँ पे मेडिटेरियन सी के अंदर है, लेस्बोस नाम का एक आइलैंड है। टर्की को जब आप देखोगे तो इस्तांबुल के लिए जा रही थी बेसिकली ये बोट, यहाँ पे सपोज कीजिए ग्रीस है, यहाँ पे इटली है, ये मेडिटेरियन सी है। तो यहाँ पे ये आइलैंड सिचुएटेड है, लेस्बोस नाम का आइलैंड, जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें सेरिया लियोन के बारे में है, कहाँ पे है, सपोज कीजिए अफ्रीका है, सपोज कीजिए अफ्रीका है। यहाँ पे जो सेरिया लियोन है वो सिचुएटेड है। यहाँ पे आपको लिबेरिया नाम का कंट्री देखने के लिए मिलेगा। इसका एक और कंट्री है जो इसके सदर्न पार्ट में और नॉर्दर्न पार्ट के अंदर है, उसको पता नहीं किस नाम से जानते हैं, मेरे को प्रॉपर याद नहीं है अभी, तो आप उसके बारे में देखना। यहाँ पे लिबेरिया नाम का कंट्री है, ये सेरिया लियोन है, तो शायद गिनिया नाम है इसका, ग्वेनिया नाम है या गिनिया नाम है। इन कंट्री, वो कंट्रीज के नाइबर कंट्री हैं, वहाँ पे आउटब्रेक हुआ। आप देखिए कि सीरिया लियोन के अंदर में इमरजेंसी है, उसको डिक्लेयर कर दिया गया था। मेटा के बारे में है, मेटा आपको पता होगा, फेसबुक के बारे में है, साउथ कोरिया के बारे में है, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। साउथ कोरिया, जापान और चाइना के जो तीनों लीडर्स का जो समिट है वो यहाँ पर रिज्यूम हुआ है फिर से वापस से। और अगर हम बात करें हमास के द्वारा जो थर्ड ग्रुप है वो होस्टेज का, उसको रिलीज किया गया है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू टूडेज न्यूज़पेपर। जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको हमने डिस्कस किया, आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए। पल्सेज में हमारे यहाँ पे किसका प्रोडक्शन होता है इसको रीड करना है आपको। क्या ग्रीन ग्राम है उसका प्रोडक्शन रबी के अंदर होता है या खरीफ के अंदर होता है? जो ग्राम है, जो चना है, वो कहाँ पे होता है? कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पल्सेज के अंदर हैं? प्रोटीन का इंपॉर्टेंट सोर्स है पल्सेज। तो इन सब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।